नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौथा स्तंभ में। तो आज का जो विषय है ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का न्याय पत्र 2024। जी हाँ, हम इसे पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, क्या वादे लेकर वो जनता के सामने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ कर चुकी है। हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को भी एक बार देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या नए वादे लेकर वो जनता के सामने जाएगी। मैनिफेस्टो का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। मैनिफेस्टो पार्टी का विज़न जनता के सामने रखता है कि वो क्या विज़न है उनके पास आपके लिए, और अगले आने वाले 5 सालों में वो क्या क्या काम करना चाहती है। हर एक जनता को, देश की जनता को मैनिफेस्टो जरूर पढ़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि मैनिफेस्टो पर जितना हो सके उतनी चर्चा होनी चाहिए। मैनिफेस्टो में अलग अलग मुद्दों पर बहुत से वादे किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा। वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को किस तरह क्रियान्वित करेंगे इसके ऊपर कोई खास चर्चा होती नहीं है। एक मैनिफेस्टो में ये डालना मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनता उनसे प्रश्न पूछे तो उनके प्रवक्ताओं को ये जरूर बताना चाहिए कि जो वादे आप मैनिफेस्टो में कर रहे हैं आप इनको क्रियान्वित कैसे करेंगे। एग्जीक्यूशन बहुत ही मैटर करता है। पॉलिसीज, आइडियाज़ हमारे कंट्रीज़ के अंदर एक नॉर्मल इंसान से भी हम पूछे तो आइडियाज़ दे देगा, पॉलिसी बना के दे देगा, बट एग्जीक्यूशन मैटर्स द मोस्ट। क्या प्लान है आपके पास, आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर का एक छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने न्याय पत्र में, जिसका नाम उन्होंने अपना न्याय पत्र रखा है, उसमें उन्होंने क्या क्या न्याय जनता के लिए रखे हैं जो आने वाले 5 सालों में वो पूरा करेंगे अगर जनता उन्हें चुनती है तो। हिस्सेदारी न्याय की बात हुई है, युवाओं के न्याय की बात हुई है, महिलाओं के लिए न्याय की बात हुई है, किसानों के लिए न्याय की बात हुई है, श्रमिक लेबर क्लास के लिए न्याय की बात हुई है, संवैधानिक न्याय की बात हुई है, सामान्य जनता के लोकतांत्रिक अधिकार कैसे बचाएं उसके ऊपर बात की गई है। आर्थिक न्याय की बात हुई है, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर हम मान सकते हैं। राज्य न्याय की बात हुई है, इसको हम एक पॉलिटिकल न्याय भी मान सकते हैं, एक राजनीतिक न्याय, क्योंकि इसके अंदर हम जाएंगे। इसके अंदर उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो इश्यूज हैं उसको कैसे वो रिजोल्व करेंगे इसके ऊपर बात हुई है। रक्षा न्याय की बात हुई है और पर्यावरण न्याय की बात हुई है। हम इन सारे न्यायों में से प्रमुख न्यायों के ऊपर एक अपनी नज़र रख दौड़ाएंगे। तो न्याय पत्र में न्याय के पहले जो उन्होंने 10 प्रमुख न्याय दिए हैं उसके पहले कांग्रेस ने अपना कुछ न्याय संकल्प लिया है। कांग्रेस ने बताया है, पहले पृष्ठ पर अगर हम देखें कि उन्होंने अपने पुराने कार्यकालों में क्या किया है। कांग्रेस ने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हाईलाइट की है वो है कि किस तरह कांग्रेस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण की तरफ कांग्रेस ने इसको प्रोत्साहित किया। कांग्रेस बता रही है कि अकालग्रस्त देश में जो देश था उसको कैसे उन्होंने खाद्य निर्यात के मामले में खाद्य निर्यात करने वाले देश के रूप में बदला। भारत किस तरह एक वैश्विक सॉफ्ट शक्ति बना, कांग्रेस ने ये हाईलाइट किया हुआ है। कांग्रेस ने ये भी हाईलाइट किया है कि किस तरह वो उदारीकरण की नीति लेकर आई, और उदारीकरण की नीति के साथ साथ उसने सामाजिक कल्याणकारी नीतियों को भी किस तरह बैलेंस रखा। ये उसने उसको भी इस बात को भी उसने हाईलाइट किया है। कांग्रेस ने अपनी प्रमुख दो नीतियों को बड़े बड़े तरीके से हाईलाइट किया है। एक है उसकी मनरेगा वाली नीति और दूसरी है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वाली नीति। मनरेगा के बारे में तो आपको पता है, ये आपको अधिकार देती है कि एक मिनिमम एक वेज डिसाइड होता है इसमें लेबर के लिए, कुछ मिनिमम कुछ एक स्पेसिफिक डेज के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये तो आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको पता ही है। गरीबों को या समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकार एक बहुत ही सब्सिडाइड प्राइस में फूड प्रोवाइड करती है। और कांग्रेस ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसने यहाँ पे हाईलाइट की है वो ये हाईलाइट की है कि जो उनकी आर्थिक नीति थी, जो कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीति थी, उसी के कारण भारत जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट 2008 में आया और 2013 में एक वैश्विक आर्थिक मंदी, बेसिकली ये 2013 में एक आर्थिक मंदी नहीं आई थी, वो टेपर टेंट्रम करके एक इशू हुआ था जो एक फाइनेंशियल कंसेप्ट है वो था। ये इन्होंने अपने इंग्लिश वाले मैनिफेस्टो में इसको अच्छे से हाईलाइट किया है टेपर टेंट्रम को। तो वो उस विषय को बताया है। और नोटबंदी जो 2016 में हुई और कोविड-19 के अंदर हम अगर कंपेयर करें वैश्विक अर्थव्यवस्था से, तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई नहीं कोविड-19 में और नोटबंदी के बाद भी। तो इसका श्रेय कांग्रेस ने लेने की कोशिश की है कि ये उनकी नीतियों के कारण जो ये था
2019 2020 में कोविड पैंडेमिक में इन भारत की अर्थव्यवस्था को वो असर, भारत की अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं पड़ा जो आज हम यूरोप में देख रहे हैं, जो हम अमेरिका में देख रहे हैं। अमेरिका में तो इतना नहीं, पर यूरोप में किस तरह बहुत सारी कंट्रियां एक रिसेशन वाले सिचुएशन में आज है, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। तो कांग्रेस ने अपनी बाकायदा कांग्रेस ने अपने पहले पृष्ठ पे कांग्रेस ने अपनी कुछ कामयाबियों को हाईलाइट किया है। अपने दूसरे पृष्ठ में कांग्रेस ने आ, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस बता रही है कि किस तरह आज बेरोजगारी दर 8% है और ग्रेजुएट लोगों की जो बेरोजगारी दर है वो 40% है। कांग्रेस यहाँ पर 3 काले कानून के ऊपर भी बता रही है कि 3 काले कानून की लड़ाई किस तरह किसानों ने लड़ी और किसानों के साथ उस समय सड़कों पर क्या हुआ है, किसान आज भी सड़क पर है, किसान किस तरह से सत्ता पक्ष से खुश नहीं है, ये हाईलाइट करने की कोशिश की। जीएसटी के ऊपर भी कहा है और जीएसटी, कांग्रेस का मानना है कि जीएसटी ने फ्री रेट को बाधित किया कर दिया है, पर किसी प्रकार का डेटा उसने जीएसटी किस तरह से बाधित हुआ उसके ऊपर नहीं दिया है। अगर हम बेरोजगारी के वाले बात मुद्दे मुद्दे पर करें तो उसने कहीं कहीं किसी प्रकार से डेटा दिया है जो कि 8% है, 40% है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप क्रोम आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। आगे हम देखें तो कांग्रेस ने एसएम सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम व्यापार के बारे में बात की है, बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की वर्तमान की जो गवर्नमेंट है ये इनकी पॉलिसीज के कारण ये इम्पैक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं और इनके कारण नौकरियां कम हुई है। और वो अगर गवर्नमेंट आने वाले उन्होंने कहा है कि वो इसे प्रोत्साहित करेगी और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अ, महिलाओं की सुरक्षाओं की बात की है, कांग्रेस का मानना है कि 31% जो क्राइम्स हैं महिलाओं के अगेंस्ट बढ़े हैं, तो आप इसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोविड डेटा जो कांग्रेस ने कहा आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर कांग्रेस ने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, कांग्रेस का मानना है कि जो बड़े सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के जो इनके विभिन्न विभाग हैं वहाँ पर बहुत से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं उनको नौकरी से वंचित किया जा रहा है। उनकी पोजीशंस खाली है, वैकेंट है, वो उसको फिल करने की कोशिश करेगी और उन्होंने उन वैकेंट फील्ड्स को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस का मानना है कि सरकारी स्वतंत्र संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई है हमारे देश में। आपको पता है कि ऐसी कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र हैं, गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उसमें से एक उदाहरण है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्वतंत्र संस्था है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है और ऐसे एक दो और संस्था है, आरबीआई बैंक हो गया, ये भी स्वतंत्र संस्था में आते हैं। कांग्रेस का मानना है कि इनकी स्वतंत्रता खत्म हुई है। जो कांग्रेस ने सबसे प्रमुख बात जो हाईलाइट की है, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है और जो कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि को गिनाता भी है, वो है 2004 से 2014 के बीच में भारत की आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में 6.7% थी और जो बीजेपी के कार्यकाल में, एनडीए गवर्नमेंट में 2014 से 2024 के दौरान वो 5.9% रह गई। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है और ये बीजेपी के लिए एक हताशा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोविड महामारी का बहाना बना सकती है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलो आगे वाले बात करें तो कांग्रेस ने एक अभी एक नई इनकम इनइक्वलिटी के ऊपर बात कही है। आय में किस तरह से असमानता भारत में फैली है इसके ऊपर बात की है। उन्होंने इसमें जिक्र किया है एक बुक का, इस बुक को आप भी सर्च कर सकते हैं, भारत में आय और धन असमानता 1922-2023। इस बुक को आप भी पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी बुक है। इसमें किस तरह बताया गया है कि भारत में 1% इनकम, 22% जो इनकम हमारे देश की है वो 1% लोग के पास है और वेल्थ 40% ऑफ वेल्थ 1%। ठीक है, इनकम और वेल्थ में एक डिफरेंस होता है, आप सर्च कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा उसके बारे में यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। जो मैंने एक बेसिक रिसर्च कर रखी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये यहाँ पर है, ये रही वो रिपोर्ट से कुछ अंश। इसमें बताया गया है कि किस तरह से 1% of the today's income are held by 21% are holding 22.6% of the country's income, and also
आगे हम बात करेंगे, आप इसे सर्च कर सकते हैं, मैंने इसे एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था एक न्यूज़पेपर का। मनरेगा के ऊपर बात करी गई है। कांग्रेस का कहना है कि आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि ये जो अनाज इनको दिया जा रहा है ये द- दर्शाता है कि आज गरीबी किस स्थिति में जा पहुंची है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की गई है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125वां है, 125 देशों में 111वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इसके पैरामीटर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो 140 करोड़ पॉपुलेशन के कम से अगर कैलकुलेट किया जाए तो काफ़ी ही गलत है। तो काफ़ी बोगस इंडेक्स है ये। आप आपकी पर्सनल रिसर्च इसके ऊपर कर सकते हैं, आप पाएंगे कि ये जस्टिफाई नहीं करता है भारत जैसी 140 करोड़ पॉपुलेशन को, कि ये इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स का जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। इसके जो पैरामीटर्स है, नंबर ऑब्जर्वेशन से, वो जस्टिफाई नहीं करते हैं बेसिकली इसके आउटपुट को, खासकर इंडिया को अगर कंसिडर करके देखा जाए तो, जहाँ की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। बाकी फिर भी कांग्रेस ने इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि चलो फिर आगे अगर हम देखें तो कांग्रेस ने वही जो हम वर्तमान में जो मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि भारत स्वतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं रह पाएगा, किस तरह से लोकतांत्रिक शक्तियों के ऊपर तानाशाही बनने की कोशिश की जा रही है, मतलब एक सत्ता पक्ष के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश की है। तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, इसमें किसी प्रकार का वादा तो नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की है, कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि राज्यपालों द्वारा जो निर्वाचित सरकारें उनके कामकाज में किस तरह से दखलंदाजी की जा रही है, उसको उन्होंने कांग्रेस ने हाईलाइट करने की कोशिश किया है कि बीजेपी गवर्नमेंट में किस तरह से हो रहा है, जांच एजेंसियों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो सब है। फिर उन्होंने अपने आप से 2 प्रश्न पूछने कहे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्सेदारी न्याय के ऊपर बात करेंगे। हिस्सेदारी न्याय को देखा जाए तो कांग्रेस ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर हम उठाएं, क्योंकि हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक न्याय के ऊपर, जो सबसे सामाजिक न्याय में से सबसे पहली चीज़ उन्होंने की है, कांग्रेस जातिगत जनगणना को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस वैसे तो लंबे समय से देश भर कांग्रेस का शासन रहा। जातिगत जनगणना उन्होंने क्यों नहीं की, उसका जवाब तो उनके प्रवक्ता दे सकते हैं, लेकिन अब वो जातिगत जनगणना करवाना चाहती है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि 70% आबादी जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की है, SC ST और OBC की। लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन है वो 70% नहीं है। जो प्रोपोर्शनल ऑफ जॉब है, जो प्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट बॉडी के अंदर, वो 70% नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। तो वो जातिगत जनगणना कराएगी और उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पे शायद वो पॉलिसीज बनाएंगी कि इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ प्रेजेंटेशन रहे लोगों का गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉडी के अंदर। ये कांग्रेस का मानना है, ठीक है। अब जो कांग्रेस का वही है पहला, कि जनगणना करवाएगी। दूसरे वादा जो है, मैंने थोड़ा इसको रेड हाईलाइट कर रखा है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कांग्रेस पार्टी जो चाह रही है, कांग्रेस पार्टी क्या हटना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग को मिलने वाला 50% का जो कैप है उसे हटाएगी। बेसिकली ये थोड़ा सा इसके ऊपर पहले भी कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स आ चुके हैं, आप उनको रिसर्च कर सकते हैं। कंट्रोवर्शियल है, डिपेंड करेगा हमारी न्यायपालिका के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकंड जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो है EWS। कांग्रेस का कहना है कि वो EWS को मिलने वाला 10% आरक्षण जो है वो सभी सभी जातियों और समुदाय के लोगों को लागू कराएगी। देखिए, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का को जो 10% कोटा दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है अपर क्लास को, अपर क्लास के अंदर जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको। कांग्रेस अब इसको सभी जनजाति में लागू करवाएगी। अभी कैसे करवाएगी थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी दिखाई देता है, क्योंकि OBC को मिलने वाला रिजर्वेशन ऑलरेडी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। क्रीमी लेयर वाले OBC के अंदर आते भी हो तो भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सिर्फ नॉन क्रीमी लोगों को ही वो OBC का रिजर्वेशन मिलता है। SC ST के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली अगर इसको देखें तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगी, ये बड़ा देखने वाली बात रहेगी। और शायद अभी कांग्रेस प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो से उनको मुस्लिम लीग की बू आती है। शायद उन्होंने सामाजिक न्याय के ये दो पॉइंट्स रहे होंगे, इस आधार पे उन्होंने इसको कहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, पर देख कोई ना।
लेकिन चौथा और पांचवा बड़ा ही अच्छा वादा कांग्रेस लेके आई है। कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के अंदर भीतर भरेगी। ये बड़ा अच्छा वादा कांग्रेस कर लेकर आ रही है। जितने भी वैकेंट ओपनिंग्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं उनको भरेगी। कांग्रेस जो अपना पांचवा वादा कर रही है कि वो जो ये संविदा भर्तियां होती हैं वो समाप्त करेगी और नियमित भर्तियां करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खासकर उन लोगों के लिए जो इस तरह की संविदा भर्ती से सरकारी नौकरी पाते हैं। किसी प्रकार के उनका भविष्य निश्चित नहीं होता है और वो अपने भी व्यक्तिगत जीवन में भी किसी प्रकार के आर्थिक निर्णय ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अनिश्चितताएं हमेशा बनी रहती है। तो संविदा भर्तियों को खत्म करेगी। अच्छा वादा है। बाकी आ, बाकी वादे आप सामान्य हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सातवां वादा अच्छा है, कांग्रेस भूमिहीन को जमीन वितरित करेगी। देखिए, भूमिहीन को जमीन वितरित कांग्रेस ने इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स किए थे। लैंड रिफॉर्म्स में भी उन्होंने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया था एक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे। लेकिन चूंकि वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया था, लोगों ने को जमीन मिली और उन्होंने उसे बेच दिया था। तो ये जो है ये देखना होगा कैसा रहेगा। हमने आज तक उसको भी डिस्कस नहीं किया है। हम पॉलिटिकल पार्टियां या न्यूज़ चैनल में हम कभी देखते नहीं है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, लैंड डिस्ट्रीब्यूट की थी, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। हम्म। 15, अगर हम कांग्रेस के न्याय को देखें, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे देश में उठता है 21वीं सदी के अंदर। जहाँ हम हमारे देश के अंदर हम चांद पर जा पहुँचे हैं, वहाँ आज भी जो हम देखते हैं सीवियर सेप्टिक टैंकों की जो सफाई करता है वो मशीनों से नहीं होती और एक इंसान कर रहे हैं। और इसमें भी जो कर रहे हैं सारे के सारे एक बहुत ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े, और वो जनजाति वर्ग के लोग होते हैं। वो आ, इस प्रकार की सफाई करते हैं। और इसमें आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सेप्टिक ये सीवर्स और सेप्टिक्स जो टैंक होते हैं इनकी सफाई में हर महीने कुछ ना कुछ दिनों में आप पाएंगे कि एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसमें सफाई कर्जा में उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, बड़ा ही जो भी इसके ऊपर हमारे यहाँ आज तक पॉलिसी नहीं बनी, क्योंकि अमानवीय है ये, बहुत ज़्यादा अमानवीय है। और खासकर हमारा देश जो हर इंसान को डिग्निटी की बात करता है, उसके डिग्निटी के बनाए रखने की बात करता है, तो ऐसी चीज़ों में बहुत ही अमानवीय है ये। हम सारे अमानवीय कार्य है। पर कांग्रेस ने वादा किया है कि इसके ऊपर वो मशीन्स वगैरह यूज़ करेंगे। काफ़ी अच्छा न्याय है। अ, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसे अभी कोई सी भी गवर्नमेंट कर सकती है। इवन दो बीजेपी अभी पार्टी में इसको कर सकती है, इसके ऊपर रूल्स बना सकती है, पर अब तक इन्होंने किया नहीं। ये कोई इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन ये अब तक कभी हुआ नहीं। कांग्रेस ने वादा किया है तो अब देखते हैं। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी होना चाहिए। 15 की बात करें। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। ठीक है, ये 16वां जो इनका न्याय है। कांग्रेस अनुसूचित जाति और जनजाति का अत्याचार निवारण, देखिए SC ST एट्रोसिटीज जो एक्ट है, अगर आप इसको जाएंगे तो ये बनाया गया था एट्रोसिटीज इनके अगेंस्ट जो होती है उसको बचा उनको रोकने के लिए। लेकिन इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज होती है, और कांग्रेस ने इस वादे के ऊपर, फिर से इस नियम के ऊपर ऐसा यही कहा कि पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे ये। तो ये जो कानून है ये समाज के अंदर एक वर्ग को बड़ा ही अनफेयर एडवांटेज देता है। ठीक है, ये कानून इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कितने ही केस हैं जो झूठे होते हैं और इनका यूज़ किया जा रहा है। तो मैं तो इसे कंट्रोवर्शियली कहूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पर एक समय ऐसा आएगा, इस कानून को हटाना इस कानून को हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा पार्टियों के लिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े समाज को इस कानून के आदी बना चुके होंगे, क्योंकि इसका मिसयूज़ होता है। ठीक है, इसका मिसयूज़ होता है, आप इसके मिसयूज़ होने से बचाइए। बाकी ठीक है। माइनॉरिटीज़ की बात हुई है। आर्टिकल 15, 16, 25, 28, 29, 30, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल्स है काफ़ी हद तक ये माइनॉरिटीज़ को कुछ उनके राइट्स देते हैं। कांग्रेस ने ये कहा है उन्हें बना के रखेगी, बचा के रखेगी।
बनाए रखेगी। कुछ रिलीजियस फ्रीडम्स देते हैं, एजुकेशनल फ्रीडम्स देते हैं माइनॉरिटीज़ को, तो उसे बना के रखेगी। इनको बदलना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने इसे डाला है। इसके माध्यम से कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ठीक है, ये माइनॉरिटीज़ के अंदर जो पर्सनल लॉ है उनको में उसमें सुधार को बढ़ावा देगी कांग्रेस। और वो सुधार तभी करेगी कांग्रेस जब वो संबंधित समुदाय की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे यहाँ। एक समाज के ऊपर अगर हम छोड़ दें, समाज के ऊपर अगर सरकार छोड़ दें कि वो उनके समाज के अंदर खुद सुधार लेके आए, तो ये होना मुश्किल है। कभी कभी गवर्नमेंट को खुद को अपनी शक्ति से समाज के अंदर सुधार लाने चाहिए। समाज के ऊपर सुधारों को छोड़ना आ, तार्किक नहीं है कहीं से कहीं तक। और स, स, सरकारों को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि समाज के अंदर अगर कुछ कुप्रथा है तो वह खुद अपने दम पे उन्हें सुधारे, ना कि समाज के ऊपर डाले। समाज खुद से अगर उसकी आइडेंटिटी उसको कुप्रथा से जुड़ी है तो वो शायद उन सुधारों की तरफ नहीं जाएगा। पर कांग्रेस ने यहाँ तो ऐसा कोई वादा किया नहीं है कि वो किसी प्रकार के खुद से करेगी। वो समुदाय के संबंधित समुदाय की भागीदारी सहमति से ही किए जाएंगे, ऐसा कांग्रेस कह रही है। इस कानून को आप इस पॉइंट 8 को मैं थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में ले गया, उम्मीद है आप समझ पाएंगे। वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, एलजीबीटीक्यू के लिए भी कुछ वादे किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि 200 से 500 रुपये उनको प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, उसको 1000 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है, कानूनी सहायताएं बहुत आसानी से दी जाएगी। इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस एलजीबीटीक्यू के लिए भी ऐसा कानून लाएगी जो समुदाय को नागरिक भागीदारी, सिविल यूनियन को कानूनी रूप से मान्यता दे। ठीक है, तो एलजीबीटीक्यू के लिए भी वो रूल्स लेके आएंगे जिससे उनका उनका पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक एक्टिविटी बढ़ाया जाए, प्रमोट करें। स्वास्थ्य के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में एक चिरंजीवी योजना लागू की थी, वो उसी को देश भर में भी उसी को लागू करेगी, जिसमें 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज के लिए एक कैशलेस बीमा योजना लागू करेगी। अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में बहुत सारी योजनाएं आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ प्रमुख जो हाईलाइटेड है मैंने उनसे कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ पर 2500 से अधिक आबादी, वहाँ एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई। आशा कार्यकर्ता एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये एक लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। गाँव में आप आशा कार्यकर्ता को देख सकते हैं, अच्छा है। महिलाएं कंफर्टेबल भी होती हैं। अच्छा, अच्छी योजना है। कांग्रेस ने सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम पे जो मेडिसिन वगैरह है फेक आ रही है, उसके ऊपर एक अच्छी बात कही है कि वो दवाओं निर्माताओं के नजर नजर बना रखेगी, गुणवत्ता वाली दवाएं बनाए रखे और अच्छे उत्पादन की प्रक्रिया का पालन करें। इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगेन इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पता नहीं इतना गवर्नमेंट करती नहीं है एग्जीक्यूट, और इंस्टीट्यूशंस लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। फिर युवा न्याय के ऊपर कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण, तो युवा न्याय के अंदर कांग्रेस ने सबसे पहले हाईलाइट किया है कि हमारी जो इंडिया की एवरेज है 28 ईयर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ युवा न्याय के अंदर जो मुझे बड़ी प्यारी लगी वो है इनका एक प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लेके आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप अगर 25 साल से कम उम्र के हैं और आपने डिप्लोमा या कॉलेज डिग्री कर रखी, तो आप 1 साल के लिए किसी निजी प्राइवेट फर्म या किसी गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप 1 साल तक काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जब हम ऐसे इस तरह के कार्य करते हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हें काम को लेकर आइडिया लगेगा, लर्निंग होगी, और वो खुद से कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। कॉलेज से हम जब पास आउट होते हैं तो एक्चुअल प्राइवेट सेक्टर हो गया या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, हम किस तरह से काम करते हैं पता नहीं होते। अच्छा है, कुछ अगर वो 1 साल काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अपना भी खुद से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ रिक्वायरमेंट्स है या उन्हें लगता है कि कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए स्लो काम कर रहे हैं, वो कैसे फास्ट काम कर सकते हैं, वो अपने कुछ आइडिया दे सकते हैं या फिर एक नया इनिशिएटिव्स और चीज़ें कुछ ना ये एक वैल्यू एडिशन करेगा। अच्छी योजना है।
पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया है। कांग्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे 30 लाख जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उनको फिल करेगी। इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अच्छा प्रॉमिस है। और सबसे अच्छा प्रॉमिस उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला है। जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए 1 लाख अप्रेंटिसशिप वाला भी प्रॉमिस अच्छा है। स्टार्टअप फंड्स की बात हुई है, तो स्टार्टअप फंड्स का जो 50% होता है, 5,000 करोड़, वो देश में सभी जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ताकि ग्रोथ बैलेंस रहे, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स बैलेंस रहे। ये गवर्नमेंट कांग्रेस का वादा है। फिर कांग्रेस ने एक और वादा किया है, 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक जो अपने एग्जाम नहीं दे पाए दोबारा दे पाएंगे। इतना कोई खास नहीं है। सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स फॉर्म्स होते हैं, उनकी फीस गवर्नमेंट माफ़ करने वाली है। फिर हम देखें तो गवर्नमेंट जो कांग्रेस पार्टी है, वो एजुकेशन लोन किसी ने ले रखा है 25 मार्च 2023 तक, उसको माफ़ करने की बात कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ी अगर कोई है तो उन्हें 10,000 रुपये तक की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी 21 वर्ष से कम आयु वालों को। बाकी बातें शिक्षा के क्षेत्र के ही हैं। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा वाला अधिनियम। निजी स्कूल के ऊपर और निजी स्कूल की जो फीस है एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर के अंदर, लेकिन इसके ऊपर कुछ विस्तृत कांग्रेस भी वादा लेकर आ नहीं रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। कोई पार्टी से लेकर नहीं आती, क्योंकि शहरों के अंदर वोट परसेंट कम होता है, लोग वोट डालने नहीं आते। आपको समझना होगा, आप आपकी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट को आप रियलाइज़ कराइए। गवर्नमेंट आपके इश्यूज़ को हाईलाइट करेगी। गवर्नमेंट मैक्सिमम इश्यूज़ को हाईलाइट करती है लेबर को, लेबर क्लास को, किस फार्मिंग क्लास को, क्योंकि ये लोग वोट डालने जाते हैं। आप वोट डालने नहीं जाते हो, इसलिए आपके इश्यूज़ को इतना हाईलाइट ठीक से किया ही नहीं जाता है। इन्होंने सिर्फ निजी स्कूलों के बारे में कहा है कि उनकी जो फीस लेते हैं उसमें कितना जितना हो सके उसमें अधिक समानता लेके आए और पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी लेके आए। कांग्रेस इस तरह से कुछ समिति वगैरह को बनाने का के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन अगेन उन्होंने कुछ स्ट्रोंगली इसके ऊपर कुछ बोला नहीं है। आप वोट नहीं डालते, आपकी गलती। आगे बाकी बातें, बाकी जो वादे हैं वो सामान्य ही है, आप पढ़ सकते हैं। खेल में भी कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए हैं, खेल में रुचि रखने वाले ये वादे पढ़ सकते हैं। एक वादा वही है कि 21 वर्ष से कम आयु है तो आपको 10,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। नारी न्याय, नारी न्याय महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस हर एक प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त के नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देगी। जी हाँ, 1 लाख रुपए हर साल देगी। एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हितग्राही जो भी रहेंगे उनकी पहचान पहचान सबसे जरूरतमंद रहेगी। इसकी इस इनके इस प्रॉमिस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये पैसा ये उस परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति को देंगे, जो कि इनका सबसे सही निर्णय है। लेबर क्लास के अंदर जो गरीब घर होते हैं, उनके अंदर जो मजदूर होता है वो काम नहीं कर पाता है, ना वो कुछ अर्न कर पाता है। और लेबर क्लास उतना ही कमा पाती है जितनी वो उनकी आजीविका चला पाए। सेविंग वो कर ही नहीं पाते कभी भी। तो जब वो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, तो उनके लिए खाना पीना ये सब अरेंज करना बड़ा इशू होता हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। सही है, बुजुर्ग महिला के खाते में दिए जाएंगे। अगर बुजुर्ग महिला नहीं है तो बुजुर्ग सदस्य के खाते में डाले जाएंगे। बड़ी अच्छी योजना है, बहुत रिक्वायर्ड है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, मस्ट नीड। योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा, अच्छा है। लाभार्थी परिवार और संख्या गरीब उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी। ठीक है, अगेन वही कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाएगी, उसके बेसिस पर ही ये 1 लाख रुपया प्रति वर्ष महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे। फिर आपको याद होगा ये 116वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, पर जो ये लागू होगा 2029 में। कांग्रेस ने कहा कि इसे 2000
इलेक्शन के बाद ही इसे लागू कर देंगे और 2025 24-25 के इलेक्शंस में इसको लागू कर देंगे। अच्छा वादा है। फिर फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जी हाँ, ये बहुत बड़े हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गए हमारे, हेल्थ केयर ऑफिसर्स हो गए, जैसे आंगनवाड़ी के हो गए, मिड डे मील रसोइया हो गई हमारी, अ, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए जो खाना बनाती है वो, इनके वेतन को लेकर केंद्र सरकार का योग दोगुना, इनका केंद्र सरकार में आधिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना के, तो इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इनको जो पैसा मिलता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट 2 टाइम्स कर देगी। अच्छा इनिशिएटिव, अच्छी अच्छी अच्छा, मैं कहूँगा एक अच्छा प्रॉमिस है। भारतीय महिला बैंक स्टार्ट करेंगे, ये क्या है, बाकी बातें आप पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण किसान न्याय, किसान न्याय में सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, जो किसान हमेशा से डिमांड करते रहे हैं। किसानों की जो महत्वपूर्ण समस्या वही है कि उनके जो फसल होती है उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। तो वो एक हमेशा से इशू रहा है, किसानों को बाकी इतनी समस्याएं रही नहीं है। अगर किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिले तो उनकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो स्वामीनाथन की सिफारिश थी एमएसपी को लेकर, एमएसपी लागू करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसानों को इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, किसानों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि एमएसपी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसानों को भी पता है। लेकिन एमएसपी पर किसान की जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं हुई है। एमएसपी कैलकुलेशन का भी उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, बेसिकली आप सर्च कर सकते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट में जो एमएसपी कैलकुलेशंस था उसमें भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स थे जो उन्होंने लिए थे। वो भी देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सपोज ये एमएसपी अगर लागू करते भी हैं तो हो सकता है कि जब इनकी गवर्नमेंट अगर बन भी जाए और एमएसपी लागू करें तो कुछ फॉर्मूलेस में, कैलकुलेशंस में कुछ चेंजेस करें। तो मैं चाहता हूँ किसान भाई इतने मैं कहूँ कि इतने अवेयर रहें कि जो एमएसपी का कैलकुलेशंस का जो फॉर्मूला है उसकी अंडरस्टैंडिंग तक किसान भाइयों को हो, ये मैं चाहूँगा। फिर फसल बीमा की बात हुई है, फसल बीमा का जो प्रीमियम है किसानों के से लिया जाएगा और इसका जो निपटारा है 30 दिन में किया जाएगा। फसल बीमा का निपटारा 30 दिन में वाकई हो जाना चाहिए। किसानों की फसल अधिकांश समय खराब मौसम के कारण ही प्रभावित होती है और हर गांव में एक पटवारी होता है, बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना लॉस हुआ, कितना लॉस नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर भी किसानों को मुआवजा भंडार में मिलने वाली सब्जी की तरह मिलता है, मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नो मैटर्स किसको कितना लॉस हुआ है। जिसको लॉस नहीं हुआ उसको भी मुआवजा मिल जाता है, जिसको बहुत लॉस हुआ उसको भी उसके इतना ही मुआवजा मिलता है जिसको लॉस नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे अगर पूरा फार्मिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की साइड से जो कि सबसे अगर हम देखें तो कोई स्ट्रक्चर प्रोसेस ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा रहा है इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में। तो देखिए 30 दिनों में निपटारा कर देंगे, तो अगेन ये तभी पॉसिबल है जब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बाकी मंडियों की बात हुई है, अलग अलग मंडियों की आप पढ़ सकते हैं। ये तो कुछ गवर्नमेंट्स ऑलरेडी सत्ता पक्ष में जो हैं वो फॉलो कर ही रही, जैसे कि ये ट्यूबवेल वगैरह हो गए हैं, इनके लिए पैनल स्थापित करना, ऐसा कार्यक्रम करेगी ऑलरेडी। इस तरह की योजनाएं हैं पर उस लेवल पे नहीं है। 5 साल में डेयरी और पोल्ट्री उत्पादन दोगुना करेगी। अगेन ये आप तभी कर पाओगे, प्रोडक्शन आप तभी बढ़ा पाओगे जब आप मिल्क का प्राइस बढ़ाओ। मिल्क का प्राइस कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कॉस्ट है मिल्क प्रोडक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शंस में जो जो बेसिक फूड लगता है बफेलो को, काव को, उसकी कॉस्ट हर साल बढ़ रही है, लेकिन उससे कंपेरेटिवली दूध मिल्क की कॉस्ट नहीं, प्राइस नहीं बढ़ रहा। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब आप दूध की प्राइस को भी आप लिंक कर दें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। मछली पालन और मछुआरों के लिए भी योजना है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। श्रमिक न्याय की बात करिए, श्रमिक न्याय में कांग्रेस ने अगेन कुछ ज़्यादा खास वादे किए नहीं है। मनरेगा के ऊपर ही चल रहे हैं कि मनरेगा
की जो मजदूरी 400 रुपये की प्रतिदिन कर दी जाएगी। और मनरेगा जो पॉलिसी वो यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि रोड्स कंस्ट्रक्शंस के लिए, लेकिन अब उसका जो स्कोप है, जो उसका वर्किंग एरिया है, उसको भी बढ़ाने का उन्होंने बात की है। कक्षाएं, पुस्तकालय या फिर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर बन रहे हैं तो उसमें भी मनरेगा के जो जिस मनरेगा से जुड़े लोग हैं उनको वहाँ पे काम मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट वादा किया है कांग्रेस ने कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करेंगे। तो ये तो इससे 14 लाख नौकरियां अतिरिक्त आएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर संख्या दोगुनी होती है तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा रूरल एरिया में। बात करें अब, कांग्रेस अब प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देगी। देखिए ये मुझे समझ में नहीं आया है, शायद कांग्रेस मिनिमम लेबर प्राइस डिसाइड कर रही है 400 रुपये। ये किसी को समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। संवैधानिक न्याय के ऊपर जोर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि वो आपसे भय से मुक्ति का वादा करती है। तो संवैधानिक न्याय काफ़ी सब्जेक्टिव है और ये काफ़ी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इंटेंजिबल है। ये कोई इकोनॉमिक इश्यूज या किसी सोशल इश्यूज से रिलेटेड नहीं है। ये सोशल इश्यूज को इम्पेक्ट करता है, ये सच है, लेकिन काफ़ी सब्जेक्टिव है। इसमें कांग्रेस कर रही है राइट टू प्राइवेसी के जो जिससे रिलेटेड रूल्स बने उनकी समीक्षा करेगी। इसमें कांग्रेस ने सबसे महत्वपूर्ण जो वादा किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए, वो ये है कि कांग्रेस के दोनों सदन साल में 100 दिन तक चलेंगे। पुरानी परंपराएं जो थी उनको पुनर्विजित किया जाएगा और ईमानदारी से पालन किया जाएगा। और कांग्रेस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण वादा कर रही है, जो कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी बड़ी आस्था है और बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, उनके लिए बड़ा अच्छा है कि कांग्रेस सप्ताह में एक दिन विपक्ष के जो इश्यूज रहेंगे उसके ऊपर उनके सुझाए गए एजेंडा के ऊपर चर्चा करेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार का कटाक्ष है वर्तमान की सत्ता पार्टी के ऊपर। कांग्रेस ने फिर अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को कांग्रेस अस्वीकार करती है। देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव जो है ये बड़ा ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो सत्ता पक्ष का कहना होता है कि इससे पैसा बचेगा। अ, किसका पैसा बचेगा? राजनेताओं का पैसा बचेगा। चुनाव आते हैं तो कम से कम सत्ता पक्ष को या नेताओं को जनता की याद तो आती है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो, कहीं ना कहीं देश में चुनाव हो, तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज में फेवरेबल पॉलिसी बनाई जाती है। वैसे ये बहुत अलग विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया, वो इस पे नाराज नहीं। कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर बात की है। कांग्रेस ने कहा कि वोट तो ईवीएम पे के माध्यम से ही होंगे, लेकिन ईवीएम मशीन में आपको पता है कि वीवीपैट होता है। आप जब वोट डालते हैं तो एक पर्ची दिखाई देती है आपको मशीन के ऊपर कि आपने किसको वोट डाला। वो पर्ची उस वीवीपैट में इकाई में रख कर अपने आप जमा हो जाती है। इसमें इनका कहना है कि पर्ची निकलेगी बाहर और पर्ची आप वोटर्स खुद डालेगा वीवीपैट में। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वोट और जो वीवीपैट के पर्ची हैं उनसे मिलान किया जाएगा। अच्छा है, ये सजेशन सब दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता दल बदल कानून है। दल बदल कानून है कि कुछ 2/3 या 1/3 अगर लोग स्विच करते हैं किसी दूसरी पार्टी में तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होती। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर वो कुछ कह रही है कि शायद कि अगर कोई कानून दल बदला अदली बदली करता है तो उसकी पार्टी की विधायिकता रद्द हो जाएगी। सांसद उसके साथ जो सांसद का स्टेटस है वो कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब वोट करते हैं तो हम एक व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन को भी देखते हैं, उसकी पार्टी को भी देखते हैं, और बाद में वह व्यक्ति बहुत सारे फैक्टर्स पे हम देखते हैं और वो बाद में वह व्यक्ति पार्टी छोड़ देता है। तो ये बड़ा मायने रखता है। लेकिन ये अगेन चर्चा का विषय है कि लोकतंत्र में एक इंडिविजुअल पर्सन को चुना जाता है या उसकी पार्टी को चुना जाता है। महत्वपूर्ण विषय, चर्चा का विषय है। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दों को भी उठाया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जांच करेगी चुनावी बॉन्ड के घोटाले को, पीएम केयर फंड्स घोटाले को,
जिसको घोटाला घोटाला कह रही है, इसके ऊपर प्रमुख तौर पर इसकी जांच करेगी। मीडिया के ऊपर कांग्रेस ने बात की है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रमुख तौर पर कांग्रेस ये कहना चाहती है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पत्रकार स्वतंत्र रहेंगे अपनी बात रखने के लिए, और उन्हें किसी प्रकार का पत्रकारों को किस प्रकार की ना निगरानी की जाएगी, ना उनके ऊपर किस प्रकार से छीने जाएंगे, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। कांग्रेस ने हाईलाइट किया है कि किस तरह वर्तमान में मीडिया ने सरेंडर ही कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, ये बताया गया है। न्यायपालिका के लिए चर्चा हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस लाना चाहती है, और ये मुझे भी महत्वपूर्ण लगता है। न्यायपालिका बेसिकली चेक एंड बैलेंस के लिए है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन अगर सपोज सत्ता पक्ष, सत्ता में बैठी सरकार आ, बिल्कुल ही गलत दिशा में कार्य करने लग जाए, तो हमारे देश में न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका के पास भी शक्ति होती है कि उन्हें सही राह दिखा सके, उन्हें सही राह पे ला सके। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका के लिए चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये चेक एंड बैलेंस न्यायपालिका के लिए भी करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो एक न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह उच्च न्यायपालिका न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर कदाचार शिकायतों की जांच करेगी। बहुत महत्वपूर्ण है, होना चाहिए। आजकल वीडियोस हम देखते हैं किस तरह के हम कोर्ट हाई कोर्ट्स वगैरह के वीडियोस आ रहे हैं, हम देख सकते हैं जजों का बिहेवियर कैसा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के ऊपर इन्होंने कांग्रेस ने फिर से बात की। यहाँ पर वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा भी कांग्रेस ने इस पेज पे उठाया। कला और संस्कृति, विरासत वाला न्याय, आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस संजो के रखेगी। कला संस्कृति हमारी आइडेंटिटी है, कांग्रेस ने इसको प्रमुखता से लिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आप जो वादे कला और संस्कृति के क्षेत्र में लिए गए आप इन्हें देख सकते हैं। आर्थिक न्याय के ऊपर कांग्रेस ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात करी, कांग्रेस ने कहा कि वो खुली अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। आपको पता है कि इन कानूनों के रिफॉर्म के बाद अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था, और हमने उसके बाद भारत ने हर एक क्षेत्र में अच्छी आर्थिक रूप से तेजी देखी, और कांग्रेस का कहना है कि वो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखेगी। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ऐड करी है कि निजी क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र में, मतलब निजी आर्थिक क्षेत्र है उन्हें बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा। देखिए, एक्सट्रीम प्राइवेटाइजेशन से बचना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से बचना है। ये भारत के लिए एक प्राइवेटाइजेशन, जब हर व्यवस्था खोली गई तो ये हमारे लिए हर एक प्राइवेटाइज जो इकोनॉमी प्राइवेटाइज होती, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इसका ध्यान रखे कि जब इस तरह से इकोनॉमी को ओपन किया जाए तो ऐसा ना हो कि कुछ ही गिने चुने लोगों के पास सारी इनकम, सारी वेल्थ जाए और एक बहुत बड़ा वर्ग वंचित रह जाए। तो सभी वर्ग अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से फायदा उठा पाए, ये सरकार कर्तव्य होता है। वो निगरानी रखे अर्थव्यवस्था की कि पैसे का फ्लो, मनी का फ्लो किस तरह हो रहा है। तो आर्थिक न्याय की बातें आप पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संपत्ति के ऊपर है, उद्योग के ऊपर है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बुनियादी ढांचा कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी उन्होंने कांग्रेस प्रॉमिस लेके आई है। राज्य न्याय के ऊपर भी लेके आई है। ये अगर आप पॉलिटिशियंस हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट, रूरल अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट के ऊपर भी उन्होंने अपने कुछ प्रॉमिस किए, आप पढ़ सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य के ऊपर भी उन्होंने वादे किए। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हाईलाइट हमें करना चाहिए, वो है कि कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आती है, मणिपुर में जो स्थिति है, कांग्रेस वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसको तुरंत हटा देगी, ये कांग्रेस एक वादा लेकर आई है। और धैर्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से समुदाय के बीच जो घाव को भरेगी, जो वहाँ पर इश्यूज है, जो आपको मणिपुर में क्या हो रहा है आपको बताएं, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस ने अपना एक वादा किया है। कांग्रेस मणिपुर पीड़ितों के को उचित मुआवजा देगी,
और समाधान सुनिश्चित करेगी। ये कांग्रेस ने मणिपुर के लिए वादा किया है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कांग्रेस ने वादा किया। रक्षा न्याय आप पढ़ सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। विदेश नीति के ऊपर कांग्रेस आप पढ़ सकते हैं। कांग्रेस की विदेश नीति के ऊपर क्या रहेगा। विदेश नीति तो भारत की हमेशा से कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो, ऑलमोस्ट हमेशा एक जैसी ही रही है। ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि जिसमें वहाँ पर आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, अगेन वही। लंबे समय से कांग्रेस सरकार सत्ता में रही है, तो विदेश नीति का तो उन्हें अच्छा ही ज्ञान है। विदेश नीति में तो भारत हमारा व्यवहार निर्भर करता है। पर्यावरण न्याय आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख न्याय थे। मैंने आखिरी के जो मुख्य न्याय आखिरी मैंने मुख्य न्यायों के ऊपर चर्चा विवेचना की। आखिरी के न्याय आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अंत में कांग्रेस ने एक निवेदन किया है। कांग्रेस ने लास्ट में, आपको अगर याद हो तो, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोयम उन्होंने यहाँ पर ऐड की है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तिष्क समाज से उठा। तो ये सब है, निवेदन किया है कांग्रेस ने, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो ये था कांग्रेस का मैनिफेस्टो गाइस। मुख्य न्याय, मुख्य प्रॉमिस, वादे जो कांग्रेस ने किए, उस पर हमने अब तक चर्चा विवेचना की। आप इसे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पूरा पढ़ें। और बीजेपी के मैनिफेस्टो के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और अपने विवेक से अपने मत का प्रयोग करें 2024 के इलेक्शंस में। याद रहे, हर एक चीज़ राजनीतिक पार्टियां नोटिस करती है। आप वोट नहीं डालने जाते हो तो आप किस वर्ग से निर्भर करते हो, और या आपका पूरा वर्ग, क्या आप अपर मिडिल क्लास हो या आप कौन सी क्लास है। जैसे कि मैंने कहा कि शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम होता है, तो आपके इश्यूज है ही नहीं। स्कूल्स की हाई फीस इशू है ही नहीं, क्योंकि आपका आप वोटिंग करने जाते ही नहीं हैं। तो अपनी वोट डालिए, अपनी शक्ति बनाइए, राजनीतिक पार्टियों को अपना एहसास करवाइए, और अपने मुद्दों को उनके मैनिफेस्टो में सम्मिलित करवाइए। बस मैं यही करना चाहता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।